हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है क्लास। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इसके अलावा बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, मिलान करना है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। वर्ग स्थिति की बात की जाए तो ये किसके द्वारा बात की गई है, मैक्स वेबर के द्वारा बात की गई है। इसके अलावा क्षमता उपागम की बात की जाए तो ये अमर्त्य सेन का हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। फिर आता है आर्थिक प्रगति के चरण की बात करें तो ये डब्ल्यू रोस्टो से जुड़ जाएगा और प्रदर्शन उपभोग की बात की जाए तो ये थर्स्टिन वेबलिन का हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है ये यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबलिन की बात की जाए तो वेबलिन को प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी ये कहलाए जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने वेबलिन ने प्रौद्योगिकी को ही सामाजिक परिवर्तन का कारण माना था। सामाजिक परिवर्तन का कारण इनके लिए क्या है, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी को ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारण माना था। और इसके अलावा बात की जाए मैक्स वेबर की तो मैक्स वेबर वैचारिक निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, वैचारिक निर्धारणवादी में मैक्स वेबर का नाम आता है। वैचारिक निर्धारणवादी में मैक्स वेबर का नाम आता है। इसके अलावा अगर मार्क्स की हम बात करें, कार्ल मार्क्स की, तो मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। ये कई बार इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। और अगर पूछा जाए हंटिंगटन का, ठीक है, हंटिंगटन का नाम आए तो ये हंटिंगटन भौगोलिक निर्धारणवादी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, भौगोलिक निर्धारणवादी हैं हंटिंगटन। माल्थस की बात की जाए तो ये जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी में आएंगे। ठीक है, जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी में माल्थस आएंगे। और इसके अलावा ऑगबर्न और सोरोकिन, ठीक है, ऑगबर्न एंड सोरोकिन को हम सांस्कृतिक निर्धारणवादी के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में ऑगबर्न एंड सोरोकिन का नाम आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैचारिक निर्धारणवादी में मैक्स वेबर हैं। थर्स्टिन वेबलिन भौगोलिक निर्धारणवादी में आएंगे। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारण प्रौद्योगिकी को बताया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में वेबलिन आएंगे। भौगोलिक निर्धारणवादी में हंटिंगटन आएंगे। मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवादी का कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आएंगे। और मार्क्स ने वर्ग को अर्थ के आधार पर ही परिभाषित किया था। और माल्थस की बात की जाए तो ये जनसंख्यात्मक निर्धारणवादी में आएंगे। ऑगबर्न सोरोकिन सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। इस कथन से कौन संबंधित है। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए होगा, हर्बर्ट गेंस होगा। ठीक है, हर्बर्ट गेंस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑस्कर लेविस की तो इन्होंने निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, निर्धनता संस्कृति या गरीबी संस्कृति की जो अवधारणा है ये ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। और ऑस्कर लेविस ने
यूपी के, ठीक है, यूपी के रामपुरा गांव पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुरा गांव पर अध्ययन किया था ऑस्कर लेविस ने। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने ग्रामीण सर्वदेशिता, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इनका आता है परीक्षाओं में, ग्रामीण ग्रामीण सर्वदेशिता की अवधारणा इन्होंने दी है। ग्रामीण सर्वदेशिता की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और रॉबर्ट रेडफील्ड की बात की जाए तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के टेपोजलान गांव पर अध्ययन किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने कहा था कि वहां पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि वहां पर लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के बीच में मैत्री भाव, सहयोग, सामंजस्यता उनको वहां पर देखने को मिली। ऑस्कर लेविस ने पुनः टेपोजलान गांव पर अध्ययन किया और पाया कि यहाँ पर लोग स्वार्थी हैं, झगड़ालू हैं, व्यक्तिगत लोगों के बीच में वैमनस्यता पाई जाती है। तो इस आधार पर उन्होंने वहां पर अध्ययन किया, वहां पर ये बात उन्होंने देखी और इनका जो इनका खंडन, इनकी आलोचना रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। ऑस्कर लेविस की बुक्स की बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा 5 फैमिलीज के नाम से भी इनकी एक पुस्तक आती है, ठीक है, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया है और 5 फैमिलीज है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक है, 5 फैमिलीज, ठीक है, 5 फैमिलीज इनकी बुक है, ठीक है, 5 फैमिलीज इनकी बुक हो जाएगी, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया हो जाएगी, 5 फैमिलीज इनकी बुक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए है, हर्बर्ट गेंस है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। इनमें से किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस में है फ्रांसिस फुकुयामा, डेनियल बेल, एंथोनी गिडेंस, मार्गरेट मीड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसिस फुकुयामा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का जो सैद्धांतिक चिंतन है, ये विवरण फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। देखिए, पहला है यहाँ पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। दूसरा है, समाजीकरण इस संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। तीसरा है, पार्सन समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखते हैं। और चौथा है, समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यंत अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो पार्सन से रिलेटेड पूछा जा रहा है समाजीकरण। समाजीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई थी, मॉर्गेट मीड के जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा सबसे पहले समाजीकरण की बात की गई थी। और समाजीकरण से संबंधित विशेषताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, चेतन प्रक्रिया है। इसके अलावा समाज में मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है, नियम है, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की बाल्यावस्था है और महत्वपूर्ण अवस्था समाजीकरण की किशोरावस्था बताई गई है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये यहाँ पर हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए प्रतिवेदन का लेखन, शोध समस्या का सूत्रीकरण, साक्षात्कार, अनुसूची का क्रियान्वयन है, प्रतिदर्श का चयन है, आंकड़ों का सारणीकरण यहाँ पर दिया गया है। व्यवस्थित रूप में लगाना है, व्यवस्थित तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर की बात करें तो सबसे पहले शोध समस्या का सूत्रीकरण होगा, फिर प्रतिदर्श सैंपल वाला हो जाएगा, ठीक है, प्रतिदर्श का चयन हो जाएगा, साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन हो जाएगा, आंकड़ों का सारणीयन हो जाएगा और प्रतिवेदन का लेखन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर विकल्प में कार्ल मार्क्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एल्फ्रेड शुट्ज एंड थॉमस लकमैन, मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही होगा एल्फ्रेड शुट्ज एंड थॉमस लकमैन होगा, ठीक है, एल्फ्रेड शुट्ज एंड थॉमस लकमैन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति के मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है, इससे कौन संबंधित है? विकल्प में यहाँ पर वेबर हैं, अर्नोल्ड टॉयनबी हैं, मैकेवर है, डेविड हार्डीमैन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? संस्कृति और सभ्यता के मध्य विभेद पदार्थिक और अपदार्थिक संस्कृति के मध्य अंतर के अभिज्ञान से किया जा सकता है, इससे कौन संबंधित है? यहाँ पर होगा एल्फ्रेड वेबर, ठीक है, एल्फ्रेड वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैक्स वेबर के भाई हैं, ठीक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र से संबंधित विचारों के लिए ये जाने जाते हैं, विशेष तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के से संबंधित जो ज्ञान का विकास किया है उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। संस्कृति और आत्मा के बीच संबंधों का वर्णन या संबंधों की बात भी इनके द्वारा की गई है। संस्कृति तथा आत्मा के बीच संबंधों की जो बात है ये भी एल्फ्रेड वेबर के द्वारा की गई है, ठीक है, मैक्स वेबर नहीं है, एल्फ्रेड वेबर है, मैक्स वेबर के भाई हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में शक्ति संघ अथवा शक्ति विसर्जन नामक दो उपयोगी अवधारणाओं को कौन संदर्भित करता है? इंपॉर्टेंट है, बताइए सही यहाँ पर क्या होगा? सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन नामक दो उपयोगी अवधारणाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? किसने बात की है? टीके उमेन ने। टीके उमेन है यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है, टीके उमेन यहाँ पर राइट है। ध्यान रखिएगा सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में इस तरीके से पूछा गया है। हो सकता है आगे जाकर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि टीके उमेन ने शक्ति संघ एवं शक्ति विसर्जन नामक जो दो अवधारणाएं दी है ये किसके संदर्भ में दी है या किसके आधार पर दी है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है अ फिलॉसफी ऑफ नेफा, किसके द्वारा बुक लिखी गई है? अ फिलॉसफी ऑफ नेफा, सुरजीत सिन्हा, वेरियर एल्विन, एंजल्स हेगल यहाँ पर ऑप्शंस है। अ फिलॉसफी ऑफ नेफा ये किसकी है? वेरियर एल्विन की है, ठीक है, वेरियर एल्विन की है। और वेरियर एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो इनके द्वारा नीति की बात की गई थी ये पृथक्करण की नीति की बात की गई थी, ठीक है, पृथक्करण नीति की बात की थी वेरियर एल्विन ने। आइसोलेशन पॉलिसी बोला जाता है इसे। और राष्ट्रीय उपवन यानी कि नेशनल जो पार्क है, राष्ट्रीय उपवन यानी कि नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वेरियर एल्विन के द्वारा दिया गया है। एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? रॉबर्ट पार्क, अर्नेस्ट बर्गस, टॉनीज लुईवर्थ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? शिकागो स्कूल से कौन संबंधित नहीं है? टॉनीज नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, टॉनीज नहीं है। ये जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक है, ठीक है, जर्मन समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक है, ठीक है। और समाजशास्त्र को 3 भागों में इन्होंने विभाजित किया था टॉनीज ने। शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, ठीक है, व्यवहारिक समाजशास्त्र हो जाएगा, और अनुभव परक समाजशास्त्र हो जाएगा। ये 3 प्रकार समाजशास्त्र के किसके द्वारा बताए गए हैं? टॉनीज के द्वारा बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा
जेमिन शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट की बात भी इनके द्वारा की गई है। स्वरूपवादी संप्रदाय से ये संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन है हेबरमास, अल्थ्यूजर, एडोर्नो, गिडेंस। इनमें से किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी देखना चाहिए? ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? अल्थ्यूजर होगा। ठीक है, लुइस अल्थ्यूजर होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अति निर्धारणवादी कहलाते हैं ये, अति निर्धारणवादी के नाम से ये जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है। इनकी अगर कुछ पुस्तकों की बात की जाए तो फॉर मार्क्स के नाम से एक पुस्तक है इनकी, फॉर मार्क्स है, रीडिंग कैपिटल है। ठीक है, रीडिंग कैपिटल हो जाएगी, ऑन आइडियोलॉजी है। ठीक है, ऑन आइडियोलॉजी है, फॉर मार्क्स है, रीडिंग कैपिटल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकारवाद से भिन्न नव प्रकारवाद मोटे तौर पर किस पर समान ध्यान देता है? क्रिया और व्यवस्था, क्रिया और प्रतिक्रिया, धारणा और प्रथा, कर्ता और परिस्थिति। नव प्रकारवाद, अच्छा नव प्रकारवाद के जनक कौन है? नव प्रकारवाद के जनक कौन है? अलेक्जेंडर है। ठीक है, अलेक्जेंडर है नव प्रकारवाद के जनक। और अगर यहाँ पर अलेक्जेंडर की बुक्स के बारे में बात की जाए तो एक इनकी बुक है न्यू फंक्शनलिज्म के नाम से, न्यू फंक्शनलिज्म के नाम से इनकी पुस्तक है। इसके अलावा थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक है। थियोरेटिकल लॉजिक है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। फिर एक इनकी है द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ, द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ के नाम से इनकी पुस्तक है। 20 लेक्चर्स है। लेक्चर्स के नाम से भी इनकी पुस्तक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है अलेक्जेंडर की, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर क्रिया और व्यवस्था होगा, एक्शन एंड स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दुर्खीम के अनुसार क्या सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है। एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ावों के समय उत्पन्न होती है। एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होती। दुर्खीम के अनुसार क्या सही है? अगर बात की जाए एनोमी की, ठीक है, तो एनोमी की जो बात है दुर्खीम ने ही सबसे पहले की थी। याद रखिएगा, सबसे पहले एनोमी की जो बात है दुर्खीम के द्वारा ही की गई है। किस पुस्तक में की गई है? तो बुक का नाम क्या कई बार बताया गया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने बात की है, एनोमी की बात की है। ठीक है, विसंगति, और विसंगति का कारण किससे बताते हैं? एनोमी, यानी कि विसंगति का जो कारण है ये दुर्खीम सोसाइटी को ही बताते हैं, समाज को ही बताते हैं। और इनका कहना था दुर्खीम का कि जो विसंगति है, एनोमी है, ये समाज में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। विसंगति, एनोमी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी समाजों में देखने को मिलती है। मात्रा का बस अंतर होता है, किसी समाज में ज्यादा तो किसी समाज में कम हमें ये देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर वृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का उपयोग किसने किया? विकल्प में दुर्खीम, मार्क्स, मैलिनोवस्की, वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर
राइट आंसर मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर की बात की जाए तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र इनकी एक अवधारणा है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र ये इनकी अवधारणा है। इसके अलावा अगर हम बात करें नौकरशाही की, नौकरशाही की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। शक्ति सत्ता की बात भी इनके द्वारा की गई है, शक्ति व सत्ता, जिसमें 3 तरह की शक्ति व सत्ता की बात की गई है। आदर्श प्रारूप, ठीक है, आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। अब देखिए यहाँ पर कथन और कारण है। कथन है संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। कारण एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर कथन है, देखिए व्यवहार विचलन वंशगत है। कारण व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के प्रतिकूल होने के स्थान पर अनुकूल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा सही, व्यवहार विचलन वंशगत है, ये यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, कथन गलत होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और जो कारण है ये यहाँ पर सही है। व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के प्रतिकूल होने के स्थान पर अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो जो कारण है ये सही है, कथन गलत है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मिलान करिए, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। आदर्शीय एवं सनसेट संस्कृति की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, सोरोकिन का है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, जिसमें 3 तरह की संस्कृतियों की बात की थी। इसके अलावा महानगरीय में स्थानीय निवासियों की बात की जाए तो ये मर्टन से जुड़ जाएगा। रुग्ण भूमिका और रोगी की भूमिका ये पार्सन से जुड़ जाएगा। और संरचना एवं कार्य, ठीक है, संरचना एवं प्रकार या कार्य की बात की जाए फंक्शन की, तो ये रटक्लिफ ब्राउन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने प्रतिमान चर यानी कि पैटर्न वेरिएबल की भी बात की है, प्रतिमान चर की बात की है। इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा दी गई है और द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिमान चर है, संस्थाकरण है, द्वितीयक जो संस्था है ये भी अवधारणा दी गई है। सोरोकिन की बात की जाए तो सोरोकिन ने का जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है। ठीक है, ये पूछा जाता है ये किसका सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत है ये परिवर्तन से संबंधित है, जो कि सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में दिया गया है, तो बुक इंपॉर्टेंट है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। कब आती है, 1937 में आती है। इनकी एक और बुक है, इसमें तो इन्होंने कल्चर की बात की, सोशल चेंज की बात की है। इसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन है। ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन है और इस पुस्तक में इन्होंने क्रांति की बात की है और ये 1925 में आती है। सोशल मोबिलिटी, ये आप जानते हैं कई बार बताई गई है। सोशल मोबिलिटी ये 1927 में आती है और इसमें इन्होंने सामाजिक गतिशीलता की बात की थी सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अधिनियम से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर कौन सा सही होगा। अगर हम बात करें एक समान पारिश्रमिक अधिनियम की तो ये 1976 में आता है। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करें तो जो घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। 2005 है इसका, यहाँ पर 1986 दिया गया है। चलिए ये गलत हो गया, यहाँ पर 2005 कर लीजिए से। ठीक है, ये घरेलू हिंसा अधिनियम हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें हम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की तो ये 1990 हो जाएगा। और महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण से संबंधित जो अधिनियम है ये 1986 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
1986। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अपराध शास्त्र का प्रारूपवादी सिद्धांत लोम्ब्रोसो, अपराध शास्त्र का भौगोलिक सिद्धांत मार्क्स, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय सिद्धांत बेंथम, अपराध शास्त्र का समाज शास्त्र सिद्धांत सदरलैंड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो अपराध शास्त्र का भौगोलिक सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया था, क्वेटलेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्वेटलेट और ग्वेरी के द्वारा दिया गया था। दोनों नाम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेटलेट ना पूछा जाए, ग्वेरी पूछा जाए, तो ये इनके द्वारा अपराध शास्त्र का भौगोलिक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे देखिए, किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे प्रदत्त एवं अर्जित, वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया है। आर.के. मर्टन, टी.बी. बोटोमोर, डब्ल्यू.ई. मूर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा पार्सन्स का। बताइए सही क्या है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को युग्म प्रत्ययों जैसे प्रदत्त एवं अर्जित, वैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता के द्वारा अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी है डब्ल्यू.ई. मूर, यहाँ पर सॉरी विकल्प डी है। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा, पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टॉलकेट पार्सन्स यहाँ पर सही है। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर सही है। टी.बी. बोटोमोर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप या प्रकार, इस नाम से कुछ प्रश्न बनता है। पहला जो बताया इन्होंने दास प्रथा को बताया। ठीक है, दास प्रथा के बाद जागीर प्रथा की बात इन्होंने की है। ठीक है, जागीर प्रथा, फिर उसके बाद जातीय प्रथा आती है या जाति व्यवस्था हम कहें, फिर लास्ट में इन्होंने वर्ग व्यवस्था क्लास सिस्टम की बात की है। ठीक है, तो ये जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप है ये किसके द्वारा बताया गया है, टी.बी. बोटोमोर के द्वारा बताया गया है। सोशियोलॉजी इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इसके अलावा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के नाम से एक इनकी पुस्तक आती है। ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के नाम से इनकी पुस्तक आती है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था से अभिप्रेत आशय को निर्दिष्ट करता है। यहाँ पर दो दिए गए हैं। पहला है, सामाजिक व्यवस्था एक आबद्ध स्थिति से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अन्योन्याय क्रिया करने वाले सभी कर्ताओं की बहुलता से मिलकर बनती है। दूसरा है, परिवार, राजनीतिक दल, स्वजन समूह और यहाँ तक कि पूरे समाज जैसे विविध संबंध समुच्चयों को सामाजिक व्यवस्था के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स के द्वारा दिया गया है। पार्सन्स का कहना था, जब एक या एक से अधिक कर्ता मानक, समाज के मानक व मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतर क्रिया करते हैं और ये अंतर क्रिया आगे जाकर निरंतरता का रूप ले ले, बार बार अंतर क्रिया उन्हीं व्यक्तियों के बीच में होने लगती है, तो यही आगे जाकर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इसे ही हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। कुछ इस तरीके से भी इनका स्टेटमेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतर क्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। ये किसका कहना है, तो याद रखिएगा, अंतर क्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था है। ये पार्सन्स के द्वारा बात कही गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन प्रथम ब्रिटिश सामाजिक मानव शास्त्री था जिसने अंतः विवाही एवं बाह्य विवाह संप्रत्यों का प्रयोग किया था। एस.एफ. नाडेल, जे.एफ. मैक्लेलन, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, एवांस प्रिचार्ड, यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से पहले ब्रिटिश सामाजिक मानव शास्त्री कौन है जिन्होंने अंतः विवाही एवं बाह्य विवाही संप्रत्यों का प्रयोग किया था या अवधारणाओं का प्रयोग किया था। यहाँ पर जे.एफ. मैक्लेलन होगा।
ठीक है, जेएफ मैक्लेलन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाडेल की बात करें, ठीक है, नाडेल ने भूमिका जाल की बात की है, रोल नेटवर्क की बात की है। इसके अलावा संबंधात्मक भूमिका, जब स्टेटस एंड रोल के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर बताया गया था आपको, ठीक है, संबंधात्मक भूमिका व गैर संबंधात्मक भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, ये इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इन्होंने अवधारणाओं की बात की थी भूमिका से संबंधित, भूमिका जाल, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, नाडेल ने बात की है। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना के दो प्रकार बताए थे, एक तो वास्तविक संरचना है, वास्तविक संरचना, और दूसरा इन्होंने समान संरचना की बात की है, ठीक है, समान संरचना, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। वास्तविक संरचना और समान संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। अब यहाँ पर देखिए, किस वर्ष में भारत में पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को प्रथम वरीयता दी गई? किस वर्ष में दी गई थी? 1951, 1952, 1955, 1956, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट होगा यहाँ पर 1956, ठीक है, 1956 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्न व्याख्याओं पर विचार करना है, दो यहाँ पर हैं। पहला है, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। दूसरा है, उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आधुनिकीकरण से संबंधित बताना है, सही क्या है? यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? विकल्प में दुर्खीम, मर्टन, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। बात की जाए स्टेटस एंड रोल की, तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात किसके द्वारा की गई थी? रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई थी। किस बुक में बात की है? द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, जो कि 1936 में आती है बुक। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से संयुक्त रूप से प्रस्तुतिम भूमिका की बात की थी, ठीक है, और जिसमें उन्होंने प्रस्तुति के दो प्रकार, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति भी बताए थे। और यहाँ पर सही क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्श अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं, ये कहना रॉल्फ लिंटन का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।